Dear student, this is our second video, surface chemistry. Okay, next topic, factor which affect the extent of absorption on solid state. यानी solid state पर जो absorption हो रहा है solid state जैसे ये है, इसके ऊपर किसी न किसी पार्टिकल का, ये जैसे आपका solid है, इस पर किसी न किसी पार्टिकल्स का अगर अपन एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं. अब ये पार्टिकल में भी, ये जो पार्टिकल है वो आपका गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है. तो ये तीनों में से जो अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसके ऊपर अपन को फैक्टर देखना है. ठीक है, तो इस तरह से 3-4 फैक्टर है, अपने को उनका ध्यान रखना है. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेट एंड एज ए गैस, और सेकंड है एंड एब्जॉर्बेंट सॉलिड. यानी ये जो अगर आप सॉलिड लिया है, इस पर अगर किसी गैस को आप एब्जॉर्ब करवा रहे हो, तो यानी ये जो सॉलिड है ये किस तरह का होना चाहिए, यानी पोरस होना चाहिए, इसके अंदर होल होने चाहिए, इजी वे में गैस को एब्जॉर्ब कर लें. और गैस भी ऐसी होनी चाहिए जो इसका मॉलिक्यूल्स स्मॉल हो और ये किसी भी टेम्परेचर पर यानी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये एब्जॉर्ब हो जाए. तो इस तरह से इसका ये दोनों के नेचर पर ये डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सरफेस एरिया. यानी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड एब्जॉर्बेंट. यानी अगर मान लो सॉलिड एब्जॉर्बेंट है आपका, वो इस तरह से है, ये ऐसा सॉलिड बना हुआ है, और आपने क्या किया, इसको क्रैश करने के बाद पाउडर फॉर्म में कर दिया, तो पाउडर फॉर्म करने पर इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो ये सरफेस एरिया के क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा. यानी वी कैन से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन. तो ये सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो सरफेस एरिया इतना हो गया पाउडर करने पर, सॉलिड था तो ये ऐसा था, तो ये सरफेस एरिया बढ़ने पर एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा. यानी वी कैन से सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एब्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट पॉइंट आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एब्जॉर्बेट गैस. तो यानी अगर यूँ समझ सकते हैं तो ये जैसे कोई पिस्टन अपन ने लिया है, ये इसका प्रेशर लगाने का पिस्टन है, और यहाँ पर कोई सॉलिड है, ठीक है, इसके ऊपर ये गैस है इस तरह से, और आप अगर इसके ऊपर प्रेशर इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी प्रेशर तो क्या किया आपने, बढ़ाया, और टेम्परेचर आपने क्या किया, कम किया, तो इसके केस में एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा. ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जितनी गैस थी इसके नज़दीक आ गई, नज़दीक आ गई, तो इसके ऊपर स्टिक होने लग जाएगी यहाँ पर. तो ये अपने को याद रखना है, ये फैक्टर्स इस तरह से. इन फैक्टर पर कभी कभार 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है या एमसीक्यू बन सकता है. नेक्स्ट पॉइंट आपका है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. यानी अगर किसी भी, जैसे अगर देखा जाए, ये कोई बीकर लिया आपने, ये सॉलिड है, इस पर अगर गैस स्टिक कर रखी है, ठीक है, और गैस एब्जॉर्ब हो रखी है, इसमें सॉलिड में कोई भी गैस है वो एब्जॉर्ब हो रखी है, बट आपने क्या किया, यहाँ से इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो जितनी भी गैस एब्जॉर्ब होगी वो बाहर निकल जाएगी. या फिर यूँ कह सकते हैं अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एब्जॉर्प्शन पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. यानी अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. तो ये अपने को फैक्टर याद रखने. फर्स्ट है नेचर, फिर सरफेस एरिया, फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फिर टेम्परेचर. तो ये चारों फैक्टर अपने को याद रखने हैं. तो ये कभी कभार 1 मार्क्स में अपने से पूछते हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. देखिए एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म. आइसोथर्म मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. आइसो मीन्स कांस्टेंट और थर्म मीन्स टेम्परेचर, ठीक है. और दिस गिवन बाय फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म. ये साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंडलिच. अब यहाँ पर ये एक्चुअल में देखा जाए तो सीधा सीधा से मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जो कि इक्वेशंस गिवन है आपका x/m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n. तो x/m वी कैन राइट इज इक्वल टू k डॉट p 1/n. तो यहाँ पर जो x m p है ना, तो इन सबको अगर देखें तो ये x है आपका वेट ऑफ गैस, वेट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय m मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट. ठीक है, गैस एब्जॉर्ब का हो गया, और ये हो जाएगा मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट. ठीक है, ये तो एब्जॉर्ब गैस का हो गया, और ये एब्जॉर्बेंट का मास हो जाएगा. ठीक है, पी यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रेशर. ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x/m जो है प्रेशर बढ़ने पर उसके साथ
कितना एब्जॉर्ब होता है। तो अपन ने इससे पहले टॉपिक देखा ना, एक्स बाई एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी, जितना प्रेशर बढ़ेगा उसके ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी का लोग लेने पर, इसी को ग्राफ को लोग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर इसी रिलेशंस का अगर अपन देखें कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जो अपनी एनसीईआरटी बुक में ग्राफ दे रखा है इस तरह का। तो दिस इज द एक्स बाई एम, और दूसरा दे रखा है ये प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जैसे जैसे एक्स बाई एम है, प्रेशर बढ़ेगी, प्रेशर की वैल्यू यानी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले सकते हैं अपन। और यहाँ एक्स बाई एम वैल्यू को हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हाइपोथेटिकल लिया, और टेम्परेचर को लेना है कांस्टेंट। अब यहाँ पर अगर मान लो आपने लिया एक्स बाई एम और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ये इस तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से ये ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पर एक टाइम पर जाने पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। सपोज ये अपना टेम्परेचर है 195 केल्विन, और दूसरा इसी में अगर अपना टेम्परेचर राइज किया तो एक्स बाई एम की वैल्यू जैसे यहाँ देखो आप, ये 6 पे जाकर के कांस्टेंट हुई है ना, इसके रिस्पेक्ट में। अब टेम्परेचर अगर आपने राइज किया, टेम्परेचर आपने ले लिया यहाँ पर 244 केल्विन, तो ये यहाँ पर एक्स बाई एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंक्रीज तो होगी पर यहाँ पर आ गई वो, ऐसा कह सकते हैं अपन 4.5 पर आकर अटक जाएगी, और ये 6 पर है। और फिर आपने टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया 273 केल्विन पर, तो ये इस बाई एक्स बाई एम की वैल्यू भी कम आ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, इसकी एक्स बाई एम की वैल्यू कम होती जा रही है, और प्रेशर ये। अब चाहे अपन इस पर किसी प्रेशर अगर कांस्टेंट कर देते हैं, सपोज प्रेशर को मैंने कांस्टेंट कर दिया यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हो। प्रेशर कांस्टेंट करने पर, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर करोगे तो यहाँ देखो एक्स बाई एम की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे 195 पर यहाँ था, 244 पर यहाँ पर है, 273 पर यहाँ पर है। तो इस तरह से इस ग्राफ को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशंस का, ये जो इक्वेशन दे रखी, इसका अगर अपन लॉग लेते हैं तो लॉग एक्स बाई एम इजिकल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी, ये दे रखा है। और अगर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ बनेगा इस तरह से। तो ग्राफ बिटवीन द लॉग एक्स बाई एम वर्सेस लॉग पी। तो अब यहाँ देखेंगे अपन, ये यहाँ से ग्राफ चालू होगा ऐसा करके, ये इस तरह से, ठीक है। और ये इसका स्लोप हो जाएगा थीटा, और ये ए और बी इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। तो इसका स्लोप क्या हो गया यहाँ पर 1/n, तो ये 1/n दे रखा स्लोप कर लिए तो। और x बाई एम के बीच में आपने ये यहाँ पर रखा इसको, इस एक्सिस पर, y एक्सिस पर, और ये आपका x एक्सिस पर है log p, और ये जो दे रखा है इसका log k, ये इसका इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट, तो ये इस तरह से इस ग्राफ को अपने को समझना है। तो यहाँ एट हाई प्रेशर इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर एक्स बाई एम डिपेंड अपॉन द प्रेशर राइज टू द पावर, किस पावर से, 1/n पावर से बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से किसी भी केस के लिए अपन बात करते हैं। अब सेम ग्राफ इन्होंने दे रखा है, ये सेम चीज़ें दे रखी है इन्होंने सॉल्यूशंस के लिए। तो यहाँ पर क्या था, सॉलिड किसी सॉलिड जो है, ये किसी सॉलिड के ऊपर कोई भी गैस एड्जॉर्ब हो रही है यहाँ पर इस सॉलिड के ऊपर, तो ये सारी चीज़ इसको समझाता है। और वो भी कहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। तो इसका नाम ही क्या है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इज गिवन बाय द फ्रेंडलिच आइसोथर्म। तो ये इसको सिंपल सा अपने को लिखना है। कभी कभार ग्राफ पूछते हैं या फिर ये वैल्यू पूछते हैं, और ये फॉर्मूला इस तरह से। चलिए इसके आगे देखते हैं अब अपन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, यानी आपने किसी भी, ये ऐसे ऐसे देख समझ सकते हैं अपन, ये जो है कोई बीकर लिया आपने और यहाँ पर सॉलिड है, और किसी सॉल्यूशंस को इस पे कराना है, यानी यूँ कह सकते हैं ये कलर सॉल्यूशन है, कलर सॉल्यूशन, और ये आपका सॉलिड दे रखा है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको अगर कलर को डीकलराइज करना है तो ये आपका इस पे बात करेंगे। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, तो जरा अगर फैक्टर देखें अपन, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये 4 फैक्टर दे रखे हैं। ये टॉपिक एज इट इज़ दे रखा है, आप सामने बुक एनसीईआरटी रखें और फिर इसको साथ के साथ लेते रहें, ठीक है। तो फर्स्ट देता है एट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी क्या हो गया यहाँ पर, ये जो एब्जॉर्प्शन है
टेम्परेचर के, अगर ये एब्जॉर्प्शन कब डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो वी कैन से एब्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑन सरफेस एरिया, तो ये अपन ने पहले ही पढ़ा था, उसके लिए भी एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट दे रखा है इसमें, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स, तो वी कैन से एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये अपने को याद रखना। और फोर्थ पॉइंट इन्होंने दिया है यहाँ पर, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट, जो अंदर की तरफ रहता है वो बेंट और बाहर रहता है वो बेंट। और इसके लिए भी उन्होंने सेम जो दिया है, एक्स बाई एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सी की पावर एन, और इसको प्रोपोर्शनल को उठाएं, एक्स बाई एम इजिकल टू के डॉट सी 1/n। ठीक है, और इसी का अगर लॉग लेंगे अपन, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, एक्स बाई एम इजिकल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग सी। तो ये कभी कभार ग्राफ पूछते हैं, और ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। इसका भी वही कंसेप्ट रहेगा, उसी तरह से ये ग्राफ बनेगा, और ग्राफ भी इसी तरह से ये याद रखना है, तो ग्राफ भी ऐसे ही जाएगा इसका। तो ये जैसे मान लो एक्स बाई एम ले लिया आपने, और ये आपने कंसंट्रेशन ले ली, तो कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो एक्स बाई एम भी उतना होगा, क्योंकि ये क्या लिखा है इसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा इसका, तो अपने को ये याद रखना है। तो इस पर कभी कभार क्या है, या तो फॉर्मूला पूछते हैं, या फिर ये जो फैक्टर हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना अपने को, 1 मार्क्स में कभी कभार पूछते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी अपनी डेली लाइफ में, या फिर अपन यूँ कहें कि अपनी पूरी केमिस्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन टॉपिक यूज़ आता है। तो अपन यहाँ देखेंगे, तो फर्स्ट दे रखा है आपका प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, यानी किसी रिएक्शंस में अगर हाई वैक्यूम क्रिएट करना है, तो यहाँ पर जैसे ये इसमें है, तो यहाँ पर आप क्या करो, CaCl2 रख दो, CaCl2, और यहाँ पर इसको वैक्स से पैक कर दो, तो जितना भी मॉइस्चर होगा मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी वैक्यूम क्रिएट करने का काम आता है। तो सेकंड इसका दे रखा है गैस मास्क, यानी गैस मास्क जो माइंस वगैरह में काम करते हैं, कोल माइंस वगैरह में, तो इनके जो चेहरे के जो मास्क होते हैं ये इस तरह के, तो ये एक स्पेशल टाइप का मास्क बना रहता है कि अगर ये कोई भी गैस हुई तो इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा पॉइजनस गैस। दूसरा दे रखा है इसमें नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करने में काम आता है। नेक्स्ट है आपका दे रखा है इसमें रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी इसका बेस्ट एग्जांपल देखो आप, अगर ऐसे समझ सकते हैं अपन, ये कोई पाइपलाइन है, इसको फॉर्मेट में बता रहा हूँ मैं आपको, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बोन चारकोल्स रख दिया, ठीक है, बोन चारकोल्स, और यहाँ से आपने शुगर सॉल्यूशन फिल किया इसमें, शुगर सॉल्यूशन, और वो भी कौन सा वाला, कलर वाला, जो कि जब गर्म करते हैं ना केन शुगर सॉल्यूशन को, वो वाला, तो वो यहाँ से अगर पास करेंगे तो जितनी भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या फिर जो कलर है वो सारा यहाँ क्या हो जाएगा, इस पर बोन चारकोल पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ से बिल्कुल कलरलेस और या फिर वी कैन से ट्रांसपेरेंट शुगर सॉल्यूशन पास हो जाएगा। तो यानी जो शुगर बिल्कुल वाइट बनती है ना, वो इस तरह से बनती है। तो पहले तो क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, फिर इसको पास करेंगे तो ये डीकलराइज होकर के बाहर आ जाएगा, तो ये इसके लिए काम आता है। और नेक्स्ट आपका फिफ्थ दे रखा है इसमें हेट्रोजीनियस कैटालिसिस,
कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस मीन्स जैसे ये आपका रिएक्टेंट गिव्स टू प्रोडक्ट और यहाँ पर कोई कैटालिस्ट लिया तो ये जैसे सॉलिड है और ये सपोज आपका गैस है और ये सपोज लिक्विड है, तो तीनों की कैटेगरी क्या हो गई, अलग अलग आ गई। तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी आने पर उसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। रिएक्टेंट और इसकी अगर अलग है फेज तो वो कहलाएगा आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, तो उसमें भी काम आता है ये। और नेक्स्ट आपका इसमें दे रखा है सस्पेंशन ऑफ इनर्ट गैस या सॉरी सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। अब ये अपना इसमें बुक में ज़्यादा नहीं देखा, तो जितनी भी ये जो गैसेस हैं इनर्ट गैसेस कौन कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, इन और रेडॉन, इन सबको सेपरेट करने के लिए एटमॉस्फेयर से, तो इसमें क्या होता है कोकोनट चारकोल मेथड काम आता है। तो जैसे ये आपका मार्केट में मिलता है ना नारियल या खोपरा, तो उसको काम करते हैं, इसका जो चारकोल बना करके ये गैस इसमें फिट करेंगे, है ना, ये सारी गैसें इसमें आ जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब इसको वेरिएंट टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं, तो ये टेम्परेचर पर एक एक गैस को ये एब्जॉर्ब करता है और फिर इसको बाहर ले जाकर सेपरेट कर लेते हैं, तो इस तरह से इसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका दे रखा है इन्होंने फ्रोथ फ्लोटेशन, प्रोसेस, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जिसमें कि वो सेपरेशन किया जाता है, मेटलर्जी में यूज होता है। और नेक्स्ट एट्थ देखिए आप, एट दिया हुआ इन्होंने इन क्यूरिंग डिजीज, अब ये जितनी भी मेडिसिन अपन खाते हैं तो वो ऐसे ही हैं, जैसे टेबलेट है, ये अपने बॉडी में जा करके क्या होगा, फैल जाएगी, और जहाँ से जहाँ फैलेगी वहाँ से जो भी डिजीज़ होगी उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है और ये फिर बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, या फिर उसको बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ये। तो ये इस तरह से काम आता है यहाँ पर। और नाइन्थ जो आपको दे रखा है एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, इंडिकेटर्स, ठीक है, ये जैसे कि रोड लाइट वगैरह पे हैं तो जैसे कुछ जैसे ये लाइट्स लगी हुई हैं अलग अलग, और जैसे मॉइस्चर आएगा या फिर ये किसी से एयर है या उससे ये इंडिकेट करके और अपने को वेदर के लिए बारे में बता सकता है, सरफेस से, है ना, पीपीटी के बारे में हो सकता है, इस तरह से। और लास्ट इसका जो यूजेस है वो है क्रोमेटोग्राफी में, या क्रोमेटोग्राफी से एनालिसिस। आपका ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, ये इस तरह से, है ना, ये इस तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो यहाँ पर ये 4 कॉलम बने हुए हैं ऐसा समझो, और ये कुछ सॉल्यूशन है ए बी सी और डी मिला हुआ है। जब इसको पास करेंगे तो अलग अलग सिलिका जेल इसमें कॉलम में फिल की हुई है, तो जैसे ए यहाँ स्टिक हो गया, फिर थोड़ा सा पास होकर के बी स्मॉल रहेगा तो आगे आ जाएगा, फिर सी स्मॉल होता है यहाँ, और डी इस तरह से, तो इसको सेपरेट करके अपन अलग कर सकते हैं। तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होता है, प्रोसेस कौन सा होता है, एड्जॉर्प्शन। तो ये सारे यूजेस अपने से पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, और या फिर अलग अलग से क्वेश्चन बना करके। तो अपना यहाँ पर ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट टॉपिक था आपका एड्जॉर्प्शन। अब आपका एक टॉपिक बचता है कोलाइड्स, ठीक है, बाकी के भी 3 टॉपिक तो हट ही गए, तो एड्जॉर्प्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट बच रहा है आपका कोलाइड। अब कोलाइड का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग पोर्शन में इसको अपने को पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में अब लेंगे अपन इसको कोलाइड्स।